नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरहम बरहम हो रखा है स्कूल का निजाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खराब सीवरेज सिस्टम का खामियाजा उठा रहे हैं स्कर्दू के आवाम। और लद्दाख में तेजी से मकबूल हो रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी हुक्मरान अपने कब्जे वाले इलाकों को नाख्वानदगी की तारीख गलियों में धकेलना चाहते हैं। तभी तो एक जानिब उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में स्कूल के निजाम को दरहम बरहम कर रखा है। दूसरी जानिब बरसों पहले आए जलजले में तबाह हुए स्कूल अभी तक नहीं बन सके हैं। आज हम आपको सरहद के उस पार कुछ ऐसे ही स्कूलों की हकीकत दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि तालिबे इल्मों, खास तौर से तालिबात को तालीम हासिल करने के लिए रोजाना कैसे कैसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी मौसम में खुले आसमान के नीचे तालीम की ख्वाहिश बहुत हिम्मत का काम है। इसके बावजूद पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की ये बच्चियां ये हिम्मत रोज दिखाती हैं, क्योंकि तालीमी शोबे को लेकर यहाँ के हुक्मरानों की कारकर्दगी इन्हें हर रोज ऐसे इम्तिहान देने पर मजबूर करती है। स्कूलों की बाकी सहूलतें तो दूर, यहाँ इमारत तक मौजूद नहीं है। दरअसल आज से 19 साल कबल 8 अक्टूबर 2005 को आए जलजले में स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई थी। अब जबकि इस होलनाक सानहे को 19 बरस बीत चुके हैं, तब भी स्कूल की नई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकी। यहाँ पे 2005 में जब जलजला आया, उस वक्त ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के 3 कमरे थे, एक ऑफिस था। तो इस जगह पे तकरीबन 2 बच्चियां शहीद हुई जलजले में, जब उसके अलावा 15 बच्चियां जख्मी हुई। तो उसके बाद अपनी मदद आपके तहत इब्तदाई तौर पर जो है हमारे पास टेंट वगैरह की थे, तो टेंट वगैरह तकरीबन सर्दी में वो बर्फ की वजह से टूट गए। तो उसके बाद अपनी मदद आपके तहत हमने ये शेल्टर तमीर किया। रावलाकोट, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, मीरपुर जैसे शहरों की तमाम स्कूली इमारतें 2005 के जलजले का शिकार हुई थीं, लेकिन अफसोस कि इनमें से गिनती के ही स्कूलों की तामीर नौ हो सकी। ऐसा तब है जबकि जलजले के बाद मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक से यहाँ खूब इमदाद आई थी। अब सवाल ये उठता है कि बैनुल-अक़वामी इमदाद कौन खा गया? तालीम के लिए बजट में अरबों खरबों रुपए मुख्तस किए जाने के दावों के बावजूद स्कूलों की इमारतों तक का पता नहीं। हकीकत यही है कि इन बरसों में एक पूरी नस्ल इन्हीं हालात में तालीम हासिल करने के लिए मजबूर हुई है, और हालात नहीं सुधरे तो आने वाली नस्लें भी ऐसे ही तालीम हासिल करेंगी। जो प्राइमरी स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये बर्फबारी में इनके लिए बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ कम से कम 1 फुट के करीब बर्फ पड़ती है। तो इनके लिए कोई सहूलियत मुयसर नहीं है, क्योंकि आग जलानी पड़ती है। तो न ही इनके पास बेंच है, न कोई दीगर सहूलियात है। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की मुख्तलिफ अदारों से रब्ता करने की। तो एक दफ़ा सिर्फ नेस्प पाक वालों ने इधर आके सर्वे किया था, और फिर वो स्कूल का टेंडर भी लगा। तो उसके बाद फिर वो दोबारा टेंडर कैंसिल किसी वजह से भी हो गया। तो आज तक फिर 19 साल हो गए, नहीं बन सका। अब जरा इस स्कूल के बारे में जानते हैं। वादी नीलम के नजदीक वाक़ ये स्कूल इस इलाके का वाहिद गर्ल्स स्कूल है। यहाँ अगर मौसम की मार झेलते हुए लड़कियों को पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना होगा। जिस स्कूल में 4 दीवारी तक न हो, वहाँ ये बच्चियाँ खुद को कितना महफूज समझती होंगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बच्चियों को पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल होता है। गर्मी जब होती है, हाँ, ये आपके सामने जो ये छोटा सा दरख्त है, इसके नीचे बिठाते हैं बच्चियों को, और फिर उस साय में जो कुछ हम करते हैं। फिर सर्दी जब आती है ना, सर्दी में फिर ये पहाड़ी इलाका है, कोई बिजली नहीं है स्कूल में, कोई और चीज नहीं है, या लकड़ियाँ जलाते हैं, तो या फिर बच्चियों को छुट्टी करनी पड़ती है। स्कूल की इमारत, वहाँ मिलने वाली सहूलतें, मेयार तालीम और स्टाफ, ये वो जरूरी अवामिल हैं जिसकी वजह से तलबा और तालिबात स्कूल में खींचे चले आते हैं और ज्यादा से ज्यादा तलबा दाखिला लेते हैं।
لیکن اگر حالات اس کے بالکل برعکس ہوں، یعنی نہ عمارت ہو، نہ سہولتیں میسر ہوں اور نہ ہی معیار تعلیم بہتر ہو، تو طلبہ بیچ میں ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیم کا معیار پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیمی نظام کی بدحالی دیکھنے کے بعد اب رخ کرتے ہیں سرد ریگستان کہے جانے والے لداخ کی۔ لداخ رومانچ کے شوقینوں کے لیے ایک عمدہ مقام ہے۔ دارالحکومت لیہ اور آس پاس کے علاقے دلکش مناظر اور مختلف طرح کی ایڈونچر ایکٹیویٹیز کے لیے کئی مواقع فراہم کراتے ہیں۔ ان میں ٹریکنگ، ماؤنٹینئرنگ، ریور رافٹنگ، جیپ سفاری، بائیکنگ اور بنجی جمپنگ سمیت بہت سے ایڈونچر سپورٹس شامل ہیں۔ یہاں ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چوائس موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ آپشنز ہیں نوجوانوں کے پاس۔ چاہے ہمالیہ سے لے کر کراکورم تک پھیلی ہوئی پہاڑیوں پر چڑھائی ہو، یا جنگل میں پیدل چلنا، یا کیمپنگ کرنا، یا پھر 10,000 فٹ کی اونچائی پر بنجی جمپنگ کا لطف لینا۔ اگر ان سب کا ایکسپیرینس لینا ہے تو آپ کو ایک بار لداخ آنا ہی ہوگا۔ ہمالیہ کی آغوش اور دریائے سندھ کی گود میں بسا ہوا مرکز کے زیر انتظام لداخ بے حد خاص اور ٹاپ رینکنگ والے سیاحتی مقام میں سے ایک ہے۔ لداخ کے سفر پر آنا زیادہ تر فن لونگ اور جوشیلے لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ کہیں بنجر پہاڑی ڈھلان، تو کہیں برفیلی چوٹیاں، تو کہیں سڑکوں پر تیکھے موڑ، تو کہیں دل فریب نظارے آپ کو جگہ جگہ پر رکنے اور اس تصویر کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کے لیے گزارش کرتے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر رومانچ اور رفتار کے شوقینوں کے لیے تو یہ جگہ جنت سے کم نہیں۔ تبھی تو دور دور سے بائیکرز یہاں بائیک رائیڈ کا لطف لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ بائکرز کے لیے ٹرین اتنا اچھا ہے، روڈز اتنے اچھے، پلس اس سے بھی پلس ایک یہ چیز ہے، اب جتنے بھی اپنے ورلڈ کے ہائیسٹ موٹربل روڈز ہیں وہ لداخ میں ہے۔ تو پہلے آج سے 3-4 سال پہلے یہ ہوتے تھے کہ خردونگلا ہائیسٹ موٹربل روڈ تھے، تو اب جا کے تو اس سے بھی جا کے ابھی جو پریزنٹ ہے امنگلا وچ از دا ہائیسٹ موٹربل روڈ ان دا ورلڈ، اور آنے والے ٹائم میں اس سے بھی اور پاس اوپر ہائٹ کے اور بھی آنے والے۔ تو ایک یہ سارے ایسا بائکرز لور لوگوں کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ مجھے ورلڈ کے ہائیسٹ روڈ پہ رائڈ کرنا ہے۔ لداخ میں بائیک رائیڈنگ کے لیے اپریل سے لے کر اکتوبر تک کا وقت بہتر ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ راستے کھلے ہوتے ہیں اور موسم عام طور پر سہانا ہی رہتا ہے۔ اس دوران دن کا اوسط درجہ حرارت 15 ڈگری سے 25 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے، جبکہ رات میں اونچائی والے علاقوں میں 0 سے کئی ڈگری سیلسیس تک نیچے چلا جاتا ہے۔ عام طور پر بائیکرز مضبوط بائیک ہی چنتے ہیں جو کہ اوبڑ کھابڑ علاقے اور اونچائی پر چل سکے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لداخ کے کچھ علاقوں میں انٹری کے لیے انر لائن پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال لداخ میں بائیک رائیڈرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب تو لڑکیاں بھی اس ایڈونچر ٹرپ کا حصہ بن رہی ہیں۔ بائک کا ایکسپیرینس کار کے ایکسپیرینس سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے۔ زیادہ تر گرلس اوائڈ کرتی ہے بائی بائک آنا، کیونکہ واش روم وغیرہ کی دقت ہو جاتی ہے راستے میں، کیونکہ 350 کلومیٹر ایسا تھا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، آف روڈنگ بھی تھی وہاں پر، مطلب لٹرلی نو ریسٹورینٹ نتھنگ، کوئی بھی ریسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ بٹ میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اور ہر لڑکی کو آنا چاہیے میرے حساب سے تو، کیونکہ بہت ہی اچھے نظارے اور بائکنگ ایکسپیرینس واز سو فیبولس اور بہت ہی بڑھیا رہا میرے لیے۔ ایڈونچر کے لحاظ سے لداخ میں بائیک رائیڈنگ ہی نہیں بلکہ بہت کچھ ہے جس میں بنجی جمپنگ بھی شامل ہے۔ آرگنائزرز کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 11,000 فیٹ کی بلندی پر واقع یہ دنیا کا سب سے اونچا بنجی جمپنگ پلیٹ فارم ہے۔ یہ زنسکار اور سندھو ندی کے سنگم سے صرف 5 کلومیٹر دور زیلنگ روڈ کی طرف ستھت ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 190 فیٹ ہے۔ فرسٹ ٹائم میں نے بنجی جمپنگ کی ہے۔ میں جنرلی کوئی ٹرپس میں جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایڈونچر سپورٹس کرتا ہوں۔ بنجی جمپنگ پہلی بار کر رہا تھا، یہ آپ کا ورلڈ کا ہائیسٹ آلٹیٹیوڈ پہ یہ بنجی جمپنگ ہوتا ہے۔ سو میں نے یہ کیا، میرے کو بہت مزہ آیا، بہت زیادہ مزہ آیا۔
अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और ऊंचाई से आपको डर नहीं लगता, तो यहाँ रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इस हैरत अंगेज खेल का हिस्सा बनने और इसका मजा लेने का मौका मिल सकता है। बस आपकी उम्र 18 साल और वजन 40 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और आपके वॉलेट में 4000 रुपए होने चाहिए, जो कि इसकी फीस है। ये लद्दाख बंजी जंपिंग 2022 मई में शुरू हुआ था यहाँ। ये इसका जो हाइट है टोटल 190 फीट है, मीन्स कि 65 मीटर है सर। ये हाई एल्टीट्यूड में बंजी जंपिंग सबसे फास्ट है। अभी इतना अल्टीट्यूड पे वर्ल्ड में कहीं भी बंजी जंपिंग नहीं है सर। रोमांच की सरजमीन लद्दाख में बंजी जंपिंग पॉइंट से संगम की तरफ आगे बढ़ने पर एक और थ्रिलिंग एक्टिविटी से आपका सामना होता है। यह है रिवर राफ्टिंग का बेहतरीन तजुर्बा, जिसे आप लद्दाख में तो हरगिज मिस नहीं करना चाहेंगे। वैसे तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर राफ्टिंग के कई मौके हैं, लेकिन सबसे मकबूल है संगम के आसपास के इलाकों में रिवर राफ्टिंग, जो मुख्तलिफ रूट पर देखने को मिलती है, जैसे कि फे से निमो, उपशी से खारू, उपशी से निमो, फे से सासपोल इत्यादि। खास बात यह है कि राफ्टिंग से पहले इंस्ट्रक्टर की जानिब से इसकी बेसिक मालूमात दी जाती है और फिर गाड़ी पर बोट को लगाकर उस मुकाम पर ले जाया जाता है जहां से राफ्टिंग शुरू होती है। इस दौरान एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल रखा जाता है और सभी को खास ड्रेस पहनने को दी जाती है। सपने के जैसा लगा मुझे कि इसका मजा तो हम बातों में बयान नहीं कर सकते। हमें बहुत अच्छा लगा और सभी आइए रिवर का जो मजा लीजिए। और जो हमारा दो नदियां एक साथ मिल रहे हैं, वो भी जो पानी अलग अलग है, वो भी देखने को बहुत ही मजा आता है। सो हम हर भारतवासी को यही कहेंगे, एक बार जरूर आइए और ये मजा भी लीजिए। लद्दाख में रिवर राफ्टिंग गहरी वादियों, ऊंची चोटियों, मठों, पहाड़ी गांवों और जंगली हयात की झलक के साथ इलाके की कुदरती खूबसूरती का मजा लेने और इसका एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा मौका दस्तयाब करती है। राफ्टिंग के रोमांच के जरिए सिंधु और ज़ंस्कार के सफर को हिमालय के ग्रैंड कैनियन के तौर पर याद किया जा सकता है, जो लद्दाखी सकाफत के साथ साथ पानी के रोमांच से लुत्फानंदोज होते हुए एक अलग ही दुनिया में ले जाने का एहसास दिलाती है। वो खुशनसीब हैं जिन्हें इसका तजुर्बा करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आपको ताउम्र याद रहता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को माली तौर पर फायदा पहुंचाने में नाकाम रहने पर नाराज लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मकामी इंतजामिया लोगों को सरकारी मंसूबों का फायदा दिलाने में पूरी तरह से नाकाम रही। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हुकूमत के जालिमाना रवैये, लूट खसोट के खिलाफ लोगों ने बाग इलाके में एहतजाज किया। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए आवाज तेज होती जा रही है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने हुकूमत को तंबीह दी है कि अगर कुत्ते के काटने के मामले में इजाफा हुआ तो वो हुकूमत के खिलाफ केस दर्ज करवा देंगे। हाल ही में यहाँ कुत्तों के काटने से 21 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी तिब्बी ढांचे और सहूलियात का शदीद फुकदान है। इंफॉर्मेशन एंड PR जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने लाल मंडी एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में रिव्यू मीटिंग के दौरान हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कैपेक्स और दीगर कौमी मंसूबों के तहत कारकर्दगियों का जायजा लिया। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ों की आगोश में परिंदों को दाना खिलाना पुरसुकून एहसास है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में क्रिकेट शायकीन ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के एक्शन को देखने के लिए घंटों तक इंतजार किया।
ये वादी के लिए तारीखी लम्हा है, जहां पर एक बार फिर से क्रिकेट खेल होता दिखाई दे रहा है। कश्मीर में 40 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा लौट आया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए भारत पर जोर दिया कि वो दरीना तनाज़ा कश्मीर को बातचीत के जरिए हल करे। पाकिस्तान और उसका चहेता चैनल PTV अनासिर पसंद अलगाववादी हुर्रियत रहनुमाओं के उटपटांग बयान के जरिए भारत के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता रहा है। साथ ही अपनी झूठी खबरों के जरिए दुनिया भर के लोगों को बरगलाने की नाकाम कोशिश भी करता रहा है। हुर्रियत और उसका सरपरस्त पाकिस्तान ये बात बार बार भूल जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक मुकम्मल पानी की निकासी का इंतजाम ना होने का लोगों को खामियाजा उठाना पड़ा है। हुकूमत की बेहिसी और नाअहली की वजह से तालाब, झील, दरिया और दिगर आबी जखीरे मुतासिर हो ही रहे थे, लेकिन अब तो लोगों की रोजमर्रा के काम भी मुतासिर हो रहे हैं, जैसा कि इन दिनों जिला स्कर्दू में होता नजर आ रहा है। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च करके एक सीवरेज तैयार किया गया, जो 2 साल बीत जाने के बाद हुकूमत की बदउनवानी और नाअहली को बयान कर रहा है। इसमें आई दरारों और टूट फूट की वजह से आसपास की ही आलूदा पानी फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के कामकाज और कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो गए हैं। इस मुश्किल से निजात पाने के लिए इलाका मकीन मुख्तलिफ दफ्तरों के आगे चक्कर लगा रहे हैं। आलूदगी की ये दास्तान सिर्फ स्कर्दू तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों, खासतौर से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शहरी सहूलियात के निज़ाम की काबिल-ज़ार हालत कोई ढकी छिपी बात नहीं है। यहाँ पर हुकूमत और इंतजामिया लोगों की फलाह बहबूदी के कामों को पूरा करवाने के नाम पर करप्शन करने में लगी हुई है। इसकी ताज़ा मिसाल जिला स्कर्दू में देखने को मिल रही है। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम तैयार किया गया था, लेकिन इसमें लगाए गए नाकिस मटीरियल के सबब जगह जगह से टूट फूट सामने आ रही है। अब कई जगहों से आलूदा पानी भी फैल रहा है, जो मकामी लोगों की परेशानियों का बाइस बनता जा रहा है। ये पिछले 8-10 साल से इधर ये मेरा कारखाना है, ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ये सारे देखो ना पानी है कि हमारा सारा मशीनें, हमारा पूरा निज़ाम खराब है। 2 साल से हम PWD की चीफ इंजीनियर के पास गए, AC के पास गए, DC के पास गया, कल करेगा परसों करेगा। अब तक ये देखो ना पानी 2 साल से पानी जा रहा है, हम किराए ही नहीं दे सकते। अभी हमारा पूरा निज़ाम जाम है, इंतजामिया नाअहल है। ये जिस ठेकेदार ने बनाया ना, इसने बिल्कुल गलत बनाया है। ऊपर से भी उतराई, इधर से भी उतराई, सारा इधर पूरा खड्डा बनाया है, सारा पानी इधर जमा होता है। पानी के निकास में बदहाली का ये आलम सिर्फ स्कर्दू तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कई शहरी इलाके इससे मुतासिर हैं। खुद दारुल हुकूमत गिलगित शहर की सड़कों पर सीवरेज का पानी बहता है और लोग इसी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। जब बंद पड़े गटर और उससे बाहर बहता आलूदा पानी गिलगित में जहन्नुम की अलामत पेश कर रहा है, तो स्कर्दू जैसे दूर दराज इलाकों में इसी तरह की परेशानियों में मुब्तला लोग कैसे दिन गुजारते होंगे, इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। ये सीवरेज का कूल जो है हर जगह पे बंद है, इस वजह से सारा जो पानी जो है हमारे प्लाट के अंदर, जिस पर हमने किराए पे लिया हुआ है, काम कर रहे हैं, इधर से हम मजदूरी करके बाल बच्चों को पालते हैं, सारा पानी इधर आके हमारा काम भी रुका हुआ है और हमारा सारा कारोबार ठप हो गया है इस वजह से, क्योंकि इधर 3 बजे के बाद इतना मच्छर आता है, हम इधर बैठने की ही गुंजाइश नहीं है। इस वजह से हमारा हर किस्म की बीमारियां भी हो रही है। इस वजह हम खुद लोग मेहनत करके ये फुल सफाई कर रहे हैं। अब तक हम पिछले साल जनवरी से यही सिस्टम चल रहा है, अक्टूबर से, तो हम 3 दफ़ा ऐसी ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भी गया है, एक्शन के साहब के पास भी गया है,
अच्छा चीफ इंजीनियर चीफ साहब के पास भी गया, जाके हमारा कोई सुनवाई नहीं मिल गई। तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक में हुकूमत की कोशिश रहती है कि उसके अवाम को बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलियात का फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हुकूमत के साथ इंतज़ामिया भी आला दर्जे की शहरी सुविधाओं का ख्याल रखती आई है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तो उल्टा ही निज़ाम चलता है। ये अरबों रुपए लगा के गवर्नमेंट खर्चा किया है सीवरेज लाइन बनाने में, लेकिन इसका कोई लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि इसका जो पानी है वो आगे नहीं जा रहा और यहाँ पे लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से ये इलाका मकीन जो है, हमारा खुद अभी पीछे हमारा घर है और पीछे पूरा पानी वहाँ पे निकल रहा है, जिसकी वजह से घर को भी नुकसान पहुँच रहा है। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे जो मजदूर तबके हैं, यहाँ पे वर्कशॉप है, आर मशीन है, ये सब है, लेकिन इनको मजदूरी सही नहीं हो रहा है। अभी सब लोग ये काम छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत किसी तरह से वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई प्लांट या फिर सीवरेज सिस्टम तैयार कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम को ठीक ढंग से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ अवाम के नसीब में परेशान होना ही लिखा है। बेहद खूबसूरत इलाका होने के बावजूद आलूदगी से घिरा होने को मजबूर है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान। बहरहाल अब चलते हैं जिला राजौरी। यहाँ शाहदरा शरीफ नामी देही इलाके में चिकड़ी वुडन क्राफ्ट के जरिए मकामी दस्तकार और कारीगर न सिर्फ अच्छा खासा रोजगार चला रहे हैं, बल्कि एक तवील वक्त से चली आ रही दस्तकारी की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। इनके चिकड़ी वुडन क्राफ्ट के तहत तैयार किए जाने वाले मुख्तलिफ मसनूआत खास तौर से साजो सामान को शाहदरा शरीफ में आने वाले लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं और अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। जम्मू खित्ते में खास मकाम का दर्जा रखने वाली इस कदीमी सकाफती दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जा रहे हैं, जिसमें इसकी तरबियत देने और जीआई टैगिंग से लेकर ऑनलाइन सेल करवाने तक के इकदामात शामिल हैं। राजौरी में खास लकड़ी पर किए जाने वाले मखसूस आर्ट क्राफ्ट पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है जिला राजौरी का थाना मंडी ब्लॉक। यहाँ पर वाक़ई शाहदरा शरीफ के देही इलाकों में रहने वाले कई घरों में मकामी दस्तकारों की जानिब से चिकड़ी की लकड़ी से मुख्तलिफ मसनूआत बनाने का काम किया जा रहा है, जिसे शाहदरा शरीफ ज़ियारतगाह आने वाले लोग बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से खरीद रहे हैं। इनमें ज़्यादातर सामान रोज़मर्रा के काम आने वाली मसनूआत और घर की सजावट के होते हैं। ये चिकड़ी वुड क्राफ्ट जो है, मेरे ख्याल में जो हमारा जम्मू प्रोविंस है उसके अंदर एक वाहिद ही एक ऐसा क्राफ्ट है कि जो आज तक लोग करते आ रहे हैं और बहुत मशहूर है। बहुत कम क्राफ्ट है जो अभी मतलब वर्ल्ड क्लास पे जो मशहूर हुए हैं, तो उसमें सबसे जो सुपर मोस्ट है वो चिकड़ी वुड क्राफ्ट है। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह राजौरी का ये इलाका कुदरती तौर पर निहायत ही खूबसूरत है और जियारत के एतबार से काफी अहम भी। यहाँ पर मौजूद छोटी बड़ी दुकानें मकामी दस्तकारों की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ होम डेकोर आइटम से सजी हुई हैं, जहाँ पर अक्सर लोग अपना पसंदीदा सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। लिहाजा कई दहाइयों से जारी चिकड़ी वुड क्राफ्ट के इस काम का चलन मजीद बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ आसपास के तकरीबन 150 खानदान इस फन से वाबस्ता हैं और इसमें से खुद शाहदरा शरीफ के 25 घरों के मकीन ऐसे हैं जो चिकड़ी की लकड़ी से मुख्तलिफ अशिया तैयार करके बाजारों में फरोख्त करते हैं। हमारी खानदानी काम है, ये 7 नस्लें हमारी काम ये करता आई हैं, तो जितना भी काम है ये सब हम करके अपनी मेहनत से तो बिक्री करते हैं मार्केट में, तो उसी से हमारे घरों की रोजी रोटी चलती है। तो इससे काफ़ी फेमस है ये सामान। खुद ग्राउंड लेवल पर आओ, आके देख लो, आपको ज़ियारत पर शाहदरा शरीफ मार्केट में ये सामान मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा।
जम्मू कश्मीर में दस्तकारी को अपनी मुनफरिद शनाख्त हासिल है। यहाँ की मुख्तलिफ जगहों में रची बसी तहजीब व तमद्दुन की तरह ही मकामी दस्तकारों के जादुई फन का कमाल ही है, जिसे देखने और खरीदने के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक के शायकीन यहाँ आते हैं। फिर चाहे बात वादी में अखरोट की लकड़ी पर होने वाली वुड कार्विंग के साजो सामान की हो, या फिर राजौरी में खास दरख्त से हासिल होने वाली लकड़ी से तैयार होने वाली दस्तकारी की अशिया की। हमारे जो टीचर्स हैं वो सिखा रहे हैं, वो आम लकड़ी पे भी सिखाते हैं, ताकि कल को सिर्फ चिखड़ी के उस पे ना वो रहें, क्योंकि ये लकड़ी काफ़ी महंगी है, प्रीमियम है, हमें इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ वो एक चिखड़ी पे ही काम किया है, हमें अखरोट की लकड़ी पे भी सिखाया जाता है, हर चीज़ पे सिखाया जाता है और बिल्कुल बारीक कारीगरी सिखाई जाती है ताकि वैल्यू एडिशन हो। जैसे कश्मीर का वो होता है, अखरोट की लकड़ी के डाइनिंग टेबल्स बनते हैं, बेड्स बनते हैं, वो 5-5 लाख 6-6 लाख के बिकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम चाहते हैं यहाँ पे भी लोग उसी तरीके से काम आगे करें, इनको फ़ायदा मिले। गुज़िश्ता कुछ बरसों से जम्मू कश्मीर के देही इलाके, खुसूसन जो सरहद से करीब या मुत्तसिल हैं, इन इलाकों में इंतजामिया के इक़दामात से लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने के मौक़े फराहम कराए जा रहे हैं, जिसमें राजौरी की मशहूर और मारूफ दस्तकारी का आर्ट वर्क भी शामिल है, जो मकामी दस्तकारों का बेहतरीन ज़रिए मुआश साबित हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।